नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। ग्रामीण आदिवासियों की प्रतिरूप हम पढ़ रहे थे। 5 प्रतिरूप हमने पढ़ लिए थे। आज 6 नंबर जो है उसकी हम बात कर लें। वर्ताकार प्रतिरूप, प्रतिमान जो है, प्रतिरूप या प्रतिमान जो है, जब प्राय किसी झील, देखिए इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, आप वर्ताकार है। अब कोई भी ऐसा जो है वर्ताकार भाग हो जिसके चारों ओर जो सेटलमेंट या आदिवास जो विकसित होंगे वो बिल्कुल वर्ताकार आकृति में विकसित होंगे, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, जब जब प्राय किसी झील, अब ऑब्जेक्ट में देखिए आप, एक तो झील हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, किला हो गया, जो किले वगैरह होते हैं ना, कोई भी धार्मिक स्थल हो गया, चौपाल, जहाँ पे प्राचीन समय में पूरे गांव के बीच में एक चौपाल हुआ करती थी जिसके ऊपर सभी गांव के जो मुखिया जो लोग थे वो आकर के आपस में एक दूसरे से परिचर्चा करते थे, है ना। चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वर्ताकार हो जाता है। जब पहले से ही जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब विकल्प, है ना, जो पहले से ही जो विकल्प हैं वो कैसे हैं, जैसे झील है, तालाब है, कुएं हैं, किला है, धार्मिक स्थल है, चौपाल है, ये पहले से ही वर्ताकार आकृति के होते हैं। जब इनके चारों ओर जो अधिवास विकसित होंगे वो भी कैसे होंगे, वर्ताकार होंगे ना, इसलिए इसे वर्ताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। नाभिक जो प्रतिरूप होता है वो इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। नाभिक का मतलब जो एक केंद्र के रूप में विकसित होता है धीरे धीरे। वर्ताकार प्रतिरूप का प्रारंभिक जो स्थिति बनती है वो नाभिक के रूप में ही बनती है। पहले एक बिंदु से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वर्ताकार प्रतिरूप में बदल जाता है। तथा नदी के विसर्प के सहारे अर्धवर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है। जो नदी होती है, नदी का जो विसर्प होता है, विसर्प लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। विसर्प को हम क्या कह रहे थे, विसर्प को हम मियांडर भी कह रहे थे, है ना। ये क्या है, ये नदी है। अब नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ये नदी का मार्ग हो गया ना, तो ये संपूर्ण जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी आकृति क्या है, ये पूरी आकृति नदी विसर्प की आकृति है। तो नदी विसर्प के सहारे, नदी विसर्प के सहारे मतलब जैसे ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, तो नदी विसर्प के सहारे जो प्रतिरूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अर्धवर्ताकार बनेंगे। आधा वर्त तो आपको दिखाई दे रहा ना, ये देखिए यहाँ पे आपको आधा वर्त दिखाई दे रहा होगा, आधा वर्त आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये आधा वर्त आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्धवर्त आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये अर्धवर्त आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो नदी विसर्प होते हैं उनके सहारे भी वर्ताकार प्रतिरूप विकसित होते हैं। तो ऐसे जो नदी के सहारे, विसर्प के सहारे जो विकसित होते हैं अधिवास, उनको अर्धवर्ताकार प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब डायग्राम जो आपके सामने है, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे ये बीच में क्या है, ये बीच में झील है, क्या है, ये झील है। और यहाँ पे ये देखिए झील में ये नदियाँ आ रही हैं इस प्रकार से, और ये जितना भी स्थान दिख रहा है आपको, वो सारा स्थान क्या है, ये वाला जो स्थान है, ये गैप जो दिख रहा है आपको, इन सब में आप जो आदिवासियों के जो पैटर्न है, जो प्रतिरूप है, मॉडल जो है, प्रतिमान जो है, उनका आप डायग्राम बना देंगे ना। डायग्राम में लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। या तो आप वर्ग की आकृति का डायग्राम लेंगे या आयत की आकृति का डायग्राम लेंगे। आप आयताकार घर बना दें आप, या तो इसमें पूरे में, या फिर वर्ग के आकार का घर बनाएं,
ठीक है ना। और बीच में झील है तो मतलब पानी है, यहाँ पे घर थोड़ी बनेंगे, यहाँ तो घर नहीं बनेंगे, क्योंकि बीच में तो जल है, तो फिर झील है ना। तो झील के सहारे सहारे इस प्रकार के जो अधिवास विकसित होंगे वो वर्ताकार अधिवास कहलाएंगे। वर्ताकार, एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ताकार जो है इसका जो रेखा चित्र है, जो डायग्राम है, ये मोस्ट क्वेश्चंस के रूप में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको आप इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। ये डायग्राम एजिट आपको इसी प्रकार से आपको बनाना है, ध्यान करना है, याद करना है। और ये अर्धवर्ताकार का ये जो है, इसमें ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है जिसको विसर्प कह रहे हैं, यहाँ पे ये विसर्प लिखा हुआ है। और इस प्रकार से ये और अन्य जो सहायक नदियाँ हैं, और फिर ये बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो गैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको छोटे छोटे आयताकार या वर्गाकार जो है, वर्ग के आकार के या आयत के आकार के घर बना देंगे आप, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे दोनों जो डायग्राम है, एक अर्धवर्ताकार का है और एक वर्ताकार डायग्राम है, ये वाला वर्ताकार है और ये अर्धवर्ताकार है, तो आप बना देंगे। अब देखिए 7 नंबर जो है तारा प्रतिरूप, स्टार पैटर्न जो है उसकी हम बात कर लें। यह प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप का अग्रगामी रूप होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अरीय प्रतिरूप है, अरीय मतलब रेडियल पैटर्न का जो प्रतिरूप होता है, उसका अग्रगामी रूप क्या है? तारा प्रतिरूप है। और अगर हम इसको, इस लैंग्वेज को अगर हम पलट करके बात करें, तारा प्रतिरूप का प्रारंभिक रूप क्या होता है? अरीय प्रतिरूप होता है ना। और तो आगे चल करके अरीय प्रतिरूप ही किस में बदल जाता है? तारा प्रतिरूप में बदल जाता है। तभी तो हम अरीय प्रतिरूप का अग्रगामी रूप किसे कह रहे हैं? तारा प्रतिरूप को। और अरीय प्रतिरूप किसका अग्रगामी रूप है? अरीय प्रतिरूप का अग्रगामी रूप है कौन? तारा प्रतिरूप। और तारा प्रतिरूप का पूर्वगामी रूप कौन है? अरीय प्रतिरूप। इस प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे। अरीय प्रतिरूप आगे जाकर के किस में बदल जाता है? तारा प्रतिरूप में बदल जाता है। इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे। किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इनकी आकृति तारे जैसी हो जाती है। प्रारंभिक जो अवस्था होती है तारा प्रतिरूप की, वो तो कैसी होती है? अरीय प्रतिरूप के रूप में होती है। लेकिन जैसे जैसे जो बाहर की तरफ जो सड़क मार्ग जो जाते हैं, उनके सहारे सहारे भी मकान जब बसने लगते हैं, तो जो अरीय प्रतिरूप होता है उसकी आकृति धीरे धीरे तारे की जैसी हो जाती है। इसलिए इन प्रतिरूपों को तारा प्रतिरूप कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको एक षटकोण आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ये डायग्राम भी आपको एजिट ऐसा ही बनाना है, जिसके जो कोण है वो कितने हैं? षटकोण जानते हैं ना, जिसके 6 कोण होते हैं। षटकोण की आकृति में कितने कोण होते हैं? 6 कोण होते हैं। पहले मैं बड़े आकार में इसको बना देता हूँ, जैसे ये है। अब इसमें ये षटकोण की जो आकृति है, एक मिनट फिर से बनाता हूँ मैं। इधर देखना ध्यान से, आराम से। ये देखो, इसमें 6 कोण हो गए ना। मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, और एक इधर से ये एक ये हो गया। 6 हो गए। डायग्राम में देख लेते हैं हम। षटकोण की आकृति मतलब 6 कोण आपको दिखाई दे। जैसे एक ये है, एक इधर से है, एक ये है, एक ये है, ये लाइनें हैं। और ये अब इनको बीच वाले भागों को मिला देंगे अपन, है ना। मतलब 6 कोण दिखे आपको स्पष्ट। इस प्रकार का आप षटकोण जो आकृति होती है ना, षटकोण जिसमें 6 कोण बनते हैं, वो आकृति यहाँ पे बीच में बनी हुई है। और जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसमें वर्ग के आकार के जो अधिवास हैं, घर जो है, मकानों की जो आकृति है, वो भर देंगे आप। तो ये डायग्राम हो गया। किसका डायग्राम हो गया? ये तारा प्रतिरूप का डायग्राम हो गया। तो इस प्रकार के जो सैटेलाइट या वायवीय फोटोग्राफी से जब ऐसे जो अधिवास होते हैं जिनका छाया चित्र प्राप्त किया जाता है, तो ऊपर से देखने पर इनकी आकृति बिल्कुल तारे के जैसी दिखाई देती है, प्रतीत होती है। इसीलिए इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उनको तारा प्रतिरूप के रूप में मतलब डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप जो है उसकी आकृति देखिए।
पंखा देखा होगा आपने, वैसी आकृति के जब अधिवास विकसित हो जाते हैं तो उनको पंखा प्रतिरूप कहते हैं। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर, केंद्रीय स्थल होता है किसी भी गांव का जो मध्यवर्ती जो भाग होता है ना, उसको हम केंद्रीय स्थल कह रहे हैं। तो केंद्रीय स्थल के चारों ओर अधिवास निर्मित होते हैं, अधिवास निर्मित होते हैं। इसके बाद बस्ती का विकास, जो बस्ती होती है, जो पूरा जो अधिवास सेटलमेंट जो एरिया होता है, उसमें जो बस्ती का जो विकास होता है वो सड़क मार्गों के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होता है, रेखीय प्रतिरूप में होता है, उसे ही पंखा प्रतिरूप कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए आप, इसमें क्या है कि बीच में एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, बीच में जो है वो एक वर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बीच में एक वर्ग दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। अब वर्ग दिखाई दे रहा है और इसमें इस प्रकार से ये मार्ग है, सड़क मार्ग है, ये इस प्रकार से है ना, ये सड़क मार्ग है। अब सड़क मार्ग जो है, अब ये जो परस्पर बाहर की ओर निकलने वाले जो सड़क मार्ग हैं, आपको ये रेड जो लाइनें दिख रही हैं, ये सड़क मार्ग हैं। अब ये सड़क मार्ग भी परस्पर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से ये मिल जाते हैं, इस प्रकार से ये मिल जाते हैं। तो ये पूरी जो आकृति होती है, ये पूरी आकृति कैसी दिखाई देती है, पंखानुमा दिखाई देती है, इसलिए इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। अब आपको सारी लाइनें दिख रही होंगी और जो पूरा जो भाग दिख रहा है सारा जो है, ये वर्ग के रूप में आपको जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट के रूप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, सेटलमेंट हैं, घर हैं, है ना। तो ये पंखा प्रतिरूप हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो है अनियमित, अनियमित अनाकार प्रतिरूप। अनियमित जो प्रतिरूप होते हैं उनको अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अनाकार, अन प्लस आकार, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है, ऐसे सेटलमेंट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अब इस प्रकार के अधिवास जो हैं, इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं, है ना, वो आप अपने आसपास के गाँव में या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार के अधिवास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो जो कृषक वर्ग का, जो कृषक वर्ग के जो लोग होते हैं, किसान वर्ग जो है, उसके द्वारा इस प्रकार के अधिवास ही बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं, अब दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, वो अलग हो गए, तो एक बेटा जहाँ पे मकान उसने बना रखा है, तो दूसरा बेटा क्या करेगा, जो खेती योग्य जो भूमि है उसके खेत में बीच में जाकर के पहले मकान बना लेगा। वहाँ पे आने जाने के लिए सड़क मार्ग या मार्ग नहीं है, जाने के लिए किसी प्रकार कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो अधिवास बना लेगा। तो अधिवास इस प्रकार के जो प्रतिरूप होते हैं उनमें अधिवास पहले विकसित होते हैं और मार्ग बाद में बनते हैं। मार्ग जो रास्ते होते हैं वो बाद में निकाल जाते हैं, रास्ते बाद में बनाए जाते हैं, जबकि मकान पहले ही बना लिए जाते हैं। तो किसान वर्ग के द्वारा इस प्रकार के अनियमित, तो सभी लोग इसी प्रकार के अधिवास बनाते रहते हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं होता है। अनाकार, बिना किसी आकार के पैटर्न में इस प्रकार के अधिवास लोगों के द्वारा बसा लिए जाते हैं, ठीक है ना। जब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषक वर्ग के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जहाँ पे अच्छी जगह लगी वो वहीं पे जाकर के रह गया, है ना, रहने लगता है और मकान बना लेता है। रास्ता नहीं है उसके पास में, अब मकान पहले बनाएगा और रास्ता बाद में विकसित होंगे, है ना। सुविधा के अनुसार बिना किसी योजना के अधिवास निर्मित किए जाते हैं, जिससे आकार रहित अधिवास विकसित होते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है। इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग जगहों पे, कोई किस दिशा की ओर अपना जो मकान है उसका मुंह रखता है, कोई किस दिशा की ओर, तो सब अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रकार के अधिवास विकसित कर लेते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है। ऐसे अधिवासों को अनाकार प्रतिरूप कहते हैं, अनाकार प्रतिरूप कहते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है। अनियमित ढंग से इस प्रकार के प्रतिरूप विकसित किए जाते हैं। इन अधिवासों में गलियों व सड़कें शेष भूमि इन अधिवासों में गलियां व सड़कें शेष भूमि पर बाद में विकसित होती हैं। जो गलियां होती हैं मकानों के बीच में और जो सड़कें होते हैं, जो मार्ग होते हैं, वो बाद में विकसित किए जाते हैं, मकान पहले ही विकसित हो जाते हैं। अतः ये सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार व संकरी होती हैं, क्योंकि ये अनियोजित तरीके से होती है ना। मकान पहले बना लिए जाते हैं और मार्ग बाद में बनते हैं, इसलिए जो इन अधिवासों तक पहुँचने के लिए जो मार्ग होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और घुमावदार और संकरे होते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप इस रूप में डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। गाँवों में इस प्रकार के अनियमित अनाकार जो प्रतिरूप होते हैं वो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान के 12 जिले का, अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसको अच्छे से ध्यान करना है। जैसे राजस्थान के 12 जिले का लिसाड़ी जो गाँव है ना,
कौन सा गांव है? लिसाड़ी जो गांव है वो अनाकार प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, है ना। आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से जिले के कौन से गांव में, या यूँ मान लीजिए राजस्थान के कौन से गांव में अनाकार या अनियमित प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो एक शब्द ही लिखना है, लिसाड़ी गांव है, उसमें इस प्रकार के अनियमित या अनाकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। 10 नंबर देखिए, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। टेरिसिड स्लोप जो है उसके ऊपर इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। सीढ़ी नुमा जो ढाल होता है ना, उसके ऊपर इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दिल्ली साइड में जब हम जाते हैं ना, तो ये आतेला जो भाबरू है उसके पास में पहाड़ी जो है, उस पहाड़ी के पास में इसी प्रकार के अधिवास आपको देखने को मिलेंगे। कभी आप दिल्ली साइड में जाना हो तो ज़रूर देखना, है ना। तो वहाँ पे जो पहाड़ी है, अब पहाड़ी में ऊपर की तरफ जो मकान होंगे वो अलग पंक्ति में होंगे, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे। तो इस प्रकार से जब उन सभी आदिवासियों को हम एक लाइन के रूप में देखते हैं तो सीढ़ी नुमा ढाल के रूप में वो स्थित होते हैं, और एक के बाद में एक के बाद में एक इस प्रकार से पंक्ति के रूप में वो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो सीढ़ी नुमा ढाल के रूप में वो दिखाई देते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय ढालों पर, पर्वतीय जो ढाल होते हैं ना, उन पर सीढ़ी नुमा अधिवास बनाए जाते हैं या बसाए जाते हैं। इन अधिवासों में मकान परस्पर समीप, मकान जो होते हैं वो परस्पर समीप होते हैं, वह दूर दूर दोनों ही प्रकार के बनाए जाते हैं, तथा इन अधिवासों की पंक्तियाँ, इन आदिवासियों की जो पंक्तियाँ होती हैं वो ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती हैं। ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती हैं। कई स्तर होते हैं, है ना। जैसे हिमालय, राकीज जो पर्वत, इन पर्वतों की बात हो रही है। इस प्रकार के अधिवास कौन कौन से पर्वतीय जो है, पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, राकीज जो पर्वत है उसमें मिलते हैं, एंडीज पर्वत है उसमें मिलते हैं, आल्प्स पर्वत आदि में इस प्रकार के सीढ़ी नुमा प्रतिरूप पाए जाते हैं। देखिए, हम बात करें कि वास्तव में इस प्रकार के जो अधिवास है ना, वो इस प्रकार के अधिवास ऐसे होंगे। अब ये पूरा जो है ये ढाल इस प्रकार के बना लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार के सेटलमेंट होंगे, इस प्रकार के सेटलमेंट यहाँ पे होंगे ना ढलान के ऊपर। अब इस पंक्ति में अलग प्रकार के अधिवास होंगे, इस पंक्ति में अलग प्रकार के अधिवास होंगे, इस पंक्ति में अलग प्रकार के अधिवास होंगे, है ना। अब इनको सबको जब हम दूर से देखते हैं तो ये सीढ़ीनुमा पैटर्न में दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उनको सीढ़ीनुमा प्रतिरूप या प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। मधुछत्ता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के द्वारा, देखिए मधुछत्ता जो प्रतिरूप होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आदिवासी जनजातियों के द्वारा निर्मित गुंबदनुमा झोपड़ियों को, गुंबदनुमा आदिवासी जो जनजातियां होती हैं वो विशेषकर गुंबदनुमा जो गुंबद के आकार की जो झोपड़ियां बनाई जाती हैं ना इन लोगों के द्वारा, उनको मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं। गुंबद आपने देखा होगा ऐसे, इस प्रकार से, जो इग्लू आपने देखा था ना, बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे घर बनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। गुंबदनुमा झोपड़ियों को मधुछत्ता प्रतिरूप कहते हैं, जो दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे टोडा जनजाति, ये टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटक में पाई जाती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य में। टोडा जनजाति आंध्र प्रदेश के समुद्री तटीय मछुआरों, एक तो टोडा जनजाति हो गई और दूसरा उदाहरण क्या है? आंध्र प्रदेश के समुद्री तटीय मछुआरों के गांव, तथा दक्षिणी अफ्रीका की जुल्लू जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति? जुल्लू जनजाति के द्वारा 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं मधुछत्ता प्रतिरूप में। टोडा जनजाति भारत में है, समुद्री आंध्र प्रदेश के जो समुद्र तटीय जो मछुआरों के जो गांव हैं वो भी इसी पैटर्न में बसे हुए हैं, और दक्षिणी अफ्रीका की जो जुल्लू जनजाति है, कौन सी जनजाति? जुल्लू जनजाति के द्वारा जो मधुछत्ता प्रतिरूप बनाए जाते हैं वो बिल्कुल मधुछत्ता प्रतिरूप के रूप में ही जाने जाते हैं। अन्य प्रतिरूप देख लो। अब अन्य प्रतिरूपों में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, टेढ़ा मेढ़ा जो प्रतिरूप होंगे वो सभी अन्य प्रतिरूपों में आएंगे। वह मकड़ी प्रतिरूप, मकड़ी के जाल के समान जो प्रतिरूप होते हैं वो भी इसी रूप में आएंगे। तो प्रतिरूप जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो
प्रतिरूप हैं ग्रामीण आदिवासियों के, जो प्रमुख जो प्रतिरूप हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, है ना। और कल हम ग्रामीण आदिवासियों की जो प्रमुख जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आप इनका जो डायग्राम है, जिनमें डायग्राम दिया हुआ है उनको अच्छे से ध्यान करना है, और जिनमें डायग्राम दिया ही हुआ नहीं है तो उनको सिर्फ उनके डिटेल्स के बारे में मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है।